नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के वर्धा में कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्धा महात्मा गांधी की कर्म भूमि है। बापू ने वर्धा को कर्म भूमि बनाया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सबके मन में एक ही भाव है, चुनाव परिणाम के बारे में सभी को पता है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे। बहनों और भाइयों, 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। 80 लोकसभा सीट हैं उत्तर प्रदेश में। 7 चरणों में चुनाव होने, लेकिन हम आश्वस्त हैं उत्तर प्रदेश में। और कल मैं राजस्थान में था, राजस्थान में भी यही आश्वस्ति का भाव है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर एक ही भाव है। सबके मन में एक ही भाव है, एक ही आश्वस्ति है। और संभवतः आजादी के बाद पहला जनरल इलेक्शन है जिसके परिणाम के बारे में भी जनता जनार्दन पहले से अवगत है। और वह परिणाम के बारे में अवगत है कि आएंगे तो मोदी ही, आएंगे तो मोदी जी ही। जनता इस बात के लिए आश्वस्त है। चुनाव के नजदीक आते ही तमाम पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार कर रही हैं। इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश से चुनावी शंखनाद किया। उन्होंने रामपुर और बिजनौर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए लोगों से वोट की अपील की। जनसभा के दौरान जेपी नड्डा ने सरकारी योजनाएं तो गिनाई ही, साथ ही इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन भी बताया। तो मैं यहाँ इंडी अलायंस के बारे में भी बात, मैं घमंडिया गठबंधन के बारे में भी बात करूंगा। यह घमंडिया गठबंधन किस बात का गठबंधन है? यह दो बातों का गठबंधन है। एक, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, सब कोई जेल जाएंगे। ये मोदी जी का संकल्प है और उन्होंने लाल किले से कहा है। बोलो, इनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? भैया जब जोर से बोलो, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? ये सारे घमंडिया गठबंधन के नेता या तो बेल पर हैं या जेल में। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता, और 80 करोड़ में 15 करोड़ की जनता उत्तर प्रदेश की है, जिसको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल हर महीने मोदी जी की तरफ से मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है। और इसके कारण आज 25% की गरीबी, 25% गरीबी की रेखा से निकल आए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गोंडा में आयोजित सोशल मीडिया वॉलंटियर्स सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने साइबर योद्धाओं को जीत का मंत्र दिया और इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर भी करारा हमला बोला। भाजपा तो आएगी, लेकिन नौकरी 4 साल नहीं, लेकिन सपा की विदाई सदा के लिए जरूर कर दी। में संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव शिरकत करने के लिए पहुंचे। बदायूं में हुआ कार्यक्रम में शिवपाल यादव ने कहा, यह संविधान बचाने का चुनाव है। संविधान के मुद्दे पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी और विपक्ष की ओर से यह हमला बोला गया है। बदायूं में संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल यादव शिरकत करने के लिए पहुंचे और इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब का जो संविधान
बचाने का जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, जो आयोजक थे संतोष जाटव जी, उन्होंने शानदार यहाँ पर जो कार्यक्रम किया है उसके लिए इनको हम बधाई देते हैं। और ये है संकट में भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी न विकास कर रही, न देश की चिंता, इन्हें केवल कुछ ही पूंजीपतियों की चिंता है। आजमगढ़ में जहां निरहुआ बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो वहीं उनके बड़े भाई उनके ही खिलाफ चुनावी मैदान में सपा का प्रचार प्रसार करते नजर आए। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट में से एक आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव सपा से प्रत्याशी हैं, जिसने आजमगढ़ के चुनावी रण को और ज्यादा रोचक बना दिया है। जान है मुलायम, जान है मुलायम, और मुलायम कोई काम नहीं, मुलायम सोच है, और मुलायम सिंह जो सोच है वो सोच कभी मरती नहीं। हमारे दिल में, हमारे जिन्हन में, हमारे रोम रोम में हमारे नेताजी हैं। प्रदेश भर में आगजनी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर पर खेतों में आग लगने के मामले ज्यादा आ रहे हैं। ताजा मामला फतेहपुर से सामने आया, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से 7 बीघा खेत पर लगी गेहूं की पकी फसल में आग लग गई। ऐसा ही मामला फर्रुखाबाद में भी हुआ, जहां टेंशन तार की चपेट से निकली चिंगारी की वजह से गेहूं की फसल राख में तब्दील हो गई। तकरीबन 5 बीघा खेत में गेहूं की फसल लगी हुई थी। तो वहीं रायबरेली में 10 बीघा में फैली गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मां विंध्यवासिनी धाम में भी नवरात्र मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी ने मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र को 10 जोन और 21 सेक्टर में बांटा है। साथ ही मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई गई है। जिलाधिकारी ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखने का दावा किया। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रद्धालु हमारे अतिथि हैं और उनको सुरक्षा व्यवस्था के साथ दर्शन पूजन कराना हमारी प्राथमिकता। जो हमारी परंपरागत तैयारी है, सेक्टर और जोन वार ड्यूटी लगाई गई है, उसमें हमने इसको 10 जोन और 21 सेक्टर में बांटा है। सफाई की बहुत व्यवस्था की गई है। लगभग 800 से अधिक कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों के और नगरीय क्षेत्रों के लगाए गए थे और उसमें बृहद सफाई अभियान चलाया गया है। इस प्रकार विगत मेले में भी हमने जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत गाड़ियां हमारे पास थी, उनको हमने यहाँ मेले में डेप्यूट किया है। उन पर ड्राइवर का डेप्यूटेशन भी किया है। इस बार हम लोगों ने बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए 7 अलग अलग कंट्रोल रूम्स बनाए हैं। कालीपुर के, अष्टभुजा के, घाटों पर, अमरावती चौराहे पे, इन सब जगहों की अच्छी से व्यवस्था हो, इसलिए हर जगह का अलग एक सब कंट्रोल बनाया गया है। जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको बेटर किया गया है। पब्लिक से व्यवहार अच्छा हो, इसके लिए व्यवहारिक ट्रेनिंग दी गई है लोगों को। इसके अलावा जो इशू जनरली आते हैं, जैसे पार्किंग में लोग ओवर चार्जिंग करते हैं, बदसलूकी करते हैं। मंगलवार से नवरात्रों का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर इटावा में ब्रह्माणी देवी मंदिर और लखना देवी मंदिर में मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में तमाम तरह की सुविधाओं के साथ सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इटावा के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मेला परिसर में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर को सैनिटाइज कराने पर जोर दिया और गैर जरूरी चीजों को मंदिर परिसर से दूर रखने का निर्देश दिया। हिंदू नववर्ष से पहले साधु संतों ने अयोध्या के श्री राम मंदिर के रामकोट की परिक्रमा की है। हजारों की संख्या में जुटे साधु संतों ने गाजे बाजे के साथ रामकोट की सांस्कृतिक सीमा की परिक्रमा की। रामकोट की ये परिक्रमा 2005 से लगातार की जा रही है। भारत के चाहे जो पत्र हैं विक्रय संबत के हिसाब से चलते हैं। भारतीयों का प्रत्येक जीवन विक्रमी संबत के अनुसार चलता है। अयोध्या में पूज्य साधु संत महात्मा पिछले 20 वर्षों से नए वर्ष के प्रारंभ की पूर्व संध्या पर इस रामकोट, जहाँ प्रभु राम का जन्म हुआ है, अनेक धार्मिक स्थल इस रामकोट पर स्थापित हैं
उनकी परिक्रमा करके आने वाला विक्रमी संवत देश और समाज के लिए मंगलमय हो, इसकी प्रार्थना करते हुए नव वर्ष का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। भव्य राम का मंदिर बन गया है और अच्छा बन जाएगा। अभी धीरे धीरे प्रतीक्षा करिए। गरुड़ जी बनी गए हैं, बाकी सबका हो ही गया है। देखे चलिए, यहाँ पर पूरा देश आएगा और उसमें उनको भगवान राम की जन्मभूमि पर, रामलला की भूमि पर दर्शन करेंगे। आज ये परिक्रमा नव वर्ष की अगवानी में हमारा नव वर्ष अब प्रारंभ हो रहा है। कल से इसकी प्रसन्नता में हम भगवान श्री राम जी की परिक्रमा करेंगे। सारे देश को, सारे भक्तों को यह संदेश देंगे कि अब हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है।